जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, अब तशरीफ़ ले आइए उन सवालों पर जिन सवालों को आपके होमवर्क में दिया था। थर्सडे वाला सवाल कितने बच्चों ने दोबारा किया जाके? दोबारा थर्सडे वाला, थर्सडे दिन वाला नहीं, थर्सडे एंटरप्राइजेज वाला। ये जो कल सवाल करवाया है, नहीं करवाया? पास पेपर 7 थर्सडे वाला सवाल। बच्चे सोच रहे थर्सडे वाला दिन कोई सवाल कराया था। थर्सडे एंटरप्राइजेज वाले सवाल की बात कर रहा हूँ। नहीं करवाया कल आप लोगों को? हाँ हाँ, एक्स्ट्रा क्लास थी ना। कौन कौन नहीं था उसमें? Oh my God, you didn't take that class in home also. This is fast English. नहीं ली थी क्लास घर पे? ना यार, बड़ी ज़्यादती कर दी फिर आपने मेरे साथ। मैंने जो कल क्लास पढ़ाई है ना, बस अल्लाह अल्लाह करके पढ़ाई है। कौन सा करना था? 11 का 2 करना था हैं? ये हो गया हुआ है? हो गया 11 सारा हो गया, कोई मसला नहीं आया था। चलो माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। 14 का 2 1 और 2 जी, इसमें कोई मसला आया हो तो बताएं। पक्की बात है? कर दूं क्विकली या नहीं? हैं? कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको कोई मसला नहीं आया? जी बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें आया? आसान था? चलो माशा। 3 बोर्ड्स वाला था ना ये? हैं? 3 जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस पर। सवाल कर लें ज़रा क्विकली हैं। सवाल पूछने की देर सी, मैं तो मसा ही फिरदा सी। कोई पूछे सही। बेटा कल मैं आप शाहीन बने आया सी। अब कल आपको बुलाऊंगा ना तो इंशाल्लाह शाहीन वाला सवाल भी करवाऊंगा। कोई बच्चा मुझे मैसेज तो कर दे शाहीन वाला सवाल कल करवाना है। वैसे जब आप कहीं करवा दूंगा उसी वक्त क्लास में। कल मैं खुद शाहीन बनाऊंगा जी। बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 22 FL entered into a contract with Beta Limited to sell 3 fishing boats for rupees 50 million per boat. The amount was received on 1 April 22, but the boats were delivered on 1 May 22. ये डेट्स बस आप बनानी, जब आपको आ जाएंगी ना तो ये सवाल आपसे होने लग जाएगा। थर्सडे में सबसे ज़्यादा ये मसला था। ठीक है जी। तो पेमेंट हो रही है 1 अप्रैल को और डिलीवरी हो रही है 1 मई को। कोई वो कंडीशनल वाला चक्कर भी कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट इफ BL परचेजेज मोर देन 6 बोट्स बिफोर 31 दिसंबर 22, FL विल रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस प्राइस टू ₹48 पर बोट। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट FL एक्सपेक्ट्स दैट BL वुड मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ डिस्काउंट। इसका मतलब 48 पर ही बुक करेगा। आगे कहता है, ऑन यकम नवंबर 22 BL परचेज्ड 2 एडिशनल बोट्स। दूसरा ऑर्डर आ गया। ठीक है जी। यकम नवंबर 22 को परचेज्ड ऑन द सेम प्राइस ऑफ 50 पर बोट फॉर विच पेमेंट वाज मेड इन जनवरी। अच्छा, वो कहता है कि यकम नवंबर को परचेज 2 एडिशनल बोट्स। परचेज का मतलब फिर क्या लेंगे? डिलीवरी इस दिन हो गई, बोलो। तो इसका मतलब डिलीवरी यकम नवंबर को है और कैश नेक्स्ट ईयर जब भी है, हमारे साल में नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब 1 अप्रैल को जो एंट्री करेगा, 1 अप्रैल 2022 है। इस दिन क्या एंट्री होगी जी? इस दिन एंट्री होगी कैश डेबिट
कितने से? 3 बोट्स हैं और 50, उससे तो 50 रुपये लेने हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के अंदर सारे का सारा रख लेंगे फिलहाल। कितना जी? 150 और क्यों जी? क्यों 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 क्यों? क्योंकि अभी गुड्स डिलीवर नहीं, लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर, और 1 मई को गुड्स डिलीवर हो जाती हैं। तो जब 1 मई को गुड्स डिलीवर होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो डेबिट हो जाती है। कितने से जी? 150 से? 150 से? ओ, उसके अंदर तो लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट भी पड़ा है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नहीं जी, इस सारे को डेबिट करें और हम रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। ज़रूरत नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पड़ी है, पड़ी रहे, ब्रॉडर कैटेगरी में पड़ा हुआ है ना। तो आप क्या करें, आप रेवेन्यू पहले निकालें। बताएं जी, आपको उम्मीद है कि वो आ जाएंगे, तो आपने कितने पर रेवेन्यू बुक करना है जी? 144 पे। तो इतने से ही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करना है। अब बाकी 6 रुपये जो डिस्काउंट वाला है, वो रिफंड लायबिलिटी कहो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहो, बात तो एक ही है, वहीं पड़ा रहे। ये बात समझ आई? कुछ बच्चे, या मैं कह रहा था कि कह सकते हैं कुछ बच्चे कि जी नहीं, हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को 150 से डेबिट करना है, यानी कि एक और एंट्री वो कहते हैं जी हम तो ऐसे करेंगे एंट्री, हम तो यूँ करेंगे जी कि आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करें 6 रुपये से, अलग कर रहा हूँ, और रिफंड लायबिलिटी को क्रेडिट कर दें। भाई बात तो वही है ना, लायबिलिटी है ना, तो पड़ा रहे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी तो, रिफंड लायबिलिटी भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही है, इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, तो पड़ा रहे। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद जी इसके पैसे आ गए हमें, कब? पैसे तो पहले ही आए हुए हैं, ओके सॉरी। उसके बाद अगला ऑर्डर आ गया 1 नवंबर को, आके उन्होंने ख़रीद ली 22 में ही ये चीज़ें ख़रीदने आ गए। अब इनके पैसे नहीं आ रहे, इनके पैसे, तो रिसीवेबल तो डेबिट कर सकते हैं क्योंकि कोई कंडीशन तो अटैच है नहीं, रिसीवेबल डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। अब अगेन रेवेन्यू पहले निकाल लो, ठीक है, रेवेन्यू पहले निकाल लो। तो रेवेन्यू कितनी बोट्स का रिकॉर्ड करने लगे हैं जी हम? 2 का। तो रेवेन्यू हमें उम्मीद है ना, उम्मीद क्या है? 5 बोट्स तो हो गई हैं, है ना? उन्हें 5 का ही कहा था ना। अच्छा, ओ माय गॉड, अभी भी एक रहता है। ठीक है, चलो, बहरहाल उम्मीद तो हमें भी है। अभी भी यहाँ को लिखा हुआ उसने, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एफएल एक्सपेक्ट बीएल वुड मीट द थ्रेशोल्ड ऑन यकम नंबर 2 एडिशनल ऑन सेम रिवर फॉर विच पेमेंट वाज मेड इन जनवरी। अच्छा, तो 2 × 48 तो आपने कर दिया, कितना आता है? 96। लेकिन उसको बिल कितने का भेजेंगे? 2 × 50 का जी, 100 का, और बाकी 4 रुपये यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अंदर फेंक देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक को मसला, इसको बैलेंसिंग निकाल सकते हैं आप। अब सबसे अहम बात आती है, मैंने तरतीब नहीं तोड़ी, सबसे अहम बात अब आती है। मुझे ये बताएं, 10 रुपये का डिस्काउंट देने के लिए लायबल फील कर रहे थे, ऐसे ही है? फिर ज़रा पढ़ें इसको। ऑन 1 अप्रैल एफएल एंटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा टू सेल 3 फिशिंग बोट्स फॉर ₹50 पर बोट, अमाउंट इज रिसीविंग फर्स्ट बट द बोट्स वर डिलीवर्ड फर्स्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से पढ़ें ज़रा, एज पर कॉन्ट्रैक्ट इफ बीएल परचेज मोर देन 6 बोट्स, more than 6 boats before, oh my god, 31 दिसंबर तो आ गया, और उसने 3 बोट्स खरीदी थी और 2 एडिशनल खरीदी हैं, और उसके बाद ईयर एंड हो गया है। अब वो वाली लाइन पढ़ो, डिस्पाइट एफएस एक्सपेक्टेशन, ओ माय गॉड, ये पहले इसलिए पढ़ाया कि आप एंट्री नॉर्मल तरीके से कर दें, समझ आ जाए। अब हाँ जी, वो जो लायबिलिटी बुक की थी, अगर वो ऑप्शन डिस्काउंट की ही लैप्स कर गई, अब हमने कोई डिस्काउंट उसको नहीं देना, तो हम क्या करें जी? 31 दिसंबर जिस दिन ये ऑप्शन लैप्स हुआ, उस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। देखो, नवंबर पे भी हमने लायबिलिटी बनाई थी, हो सकता है 31 दिसंबर तक आ जाता, लेकिन 31 दिसंबर तक वो नहीं आया,
कोई बात नहीं, लायबिलिटी डेबिट करो और आज इसको अब रेवेन्यू बना लो, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो बस अब कहानी खत्म हो गई है। तो आपने 6 रुपये 150 माइनस, ये तो अलग कर सकते हैं, 150 माइनस 144 करके जो 6 रुपये वहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है, और 4 ये सामने नज़र आ रहे हैं, टोटल कितने 10 रुपये के जो आपने लायबल फील कर रहे थे खुद को, अब ना करें और आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन है। जी बच्चे, क्या क्वेश्चन था आप बताएं आपका। ओ माय गॉड, तो मैंने ये क्यों करवा दिया फिर, तुझे दसिया नहीं, लेकिन बहरहाल ये करना तो था ही जी। सही है जी हाँ, और इसमें शायद वो कह रहा था, पहले पढ़ लें अब इसको भी। On Yakam January 22, FL entered into a contract with Alpha Limited to construct a cruise ship. To construct a cruise ship. आगे पढ़ो जरा सवाल पढ़ो और मुझे वो जरा 3 लाइनों, वो 3 पॉइंट्स वाला पेज खोलने दो। जी बेटा, ऊंचा पढ़ दे कोई, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैं PO सेटिस्फाई वाले टाइम पे जा रहा हूँ, ओवर टाइम वाले पे नहीं सर, कोई भी नहीं पढ़ेगा। और पढ़ो, दिल में पढ़ रहे हैं सारे, सिर्फ रीड करना है बेटा। जज़ाकल्लाह, कितनी देर के लिए सिर्फ पढ़ना था किसी बच्चे ने। अच्छा जी, On Yakam January, FL entered into a contract with Alpha to construct a cruise ship. To construct a cruise ship for 400 million to be delivered on अगला साल 31 दिसंबर। ये 22 वाला साल है ना, तो बोलो, तो 2 साल बाद क्रूज शिप है भाई, अच्छी खासी क्रूज शिप है। अच्छा, आगे वो कहता है, कितने गया, हाँ, दैट इज द डेट ऑन विच कंट्रोल ऑफ शिप विल बी ट्रांसफर। कंट्रोल किस दिन ट्रांसफर होगा, 31 दिसंबर पर। ये वही डेट है जिस दिन कंट्रोल हम उसके हवाले करेंगे। एज पर कॉन्ट्रैक्ट 90% ऑफ एग्रीड अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय AL एंड द बैलेंस विल बी पेड ऑन डिलीवरी टिल 31 दिसंबर 22। ओनली 40% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन। क्या ये कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा है? क्रूज शिप बन रही है, क्या एंटिटी हमारे कस्टमर के घर जाके ये क्रूज शिप बना रही है? उस घर तो खैर नहीं, क्या बनानी उसके क्या कहते हैं, नहीं वो जहाँ पे क्रूज से चलना होगा उसके हार्बर पे तो उसका जो घर है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जाके बना रही है? नहीं, ये भी नहीं हो रहा यहाँ पे। आगे कहता है, क्या ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि इसके अलावा किसी को बेच नहीं सकते, या ये कोई स्पेशल किस्म की जो है वो क्या चीज़ है, क्रूज शिप है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तीनों नहीं है, तो इसका मतलब ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना। अब हमारा सेलर जो है वो 31 दिसंबर 2023 पर इस दिन खड़े होकर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा सारे का सारा। ठीक है, अब ये परसेंटेज तो फारिग हो गई। हाँ, कॉस्ट ऑफ 150 जो है इसकी एंट्री ये कर सकता है अपने पास, ये एंट्री कर लेगा इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 150 से, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट करके इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं कर सकता। ऐसा ही है, हाँ, एडवांस की एंट्री तो होगी, और एडवांस की एंट्री क्या होगी, कैश आ गया आज और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितना 90%, कितना बनता है 90% इसका जी 360। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 31 दिसंबर के ऊपर ये बात लिखने की बजाय कहता कि उसने 31 दिसंबर पे आके 2 और शिप्स खरीद ली हैं, तो कर लोगे एंट्रीज? ये सवाल का सलूशन नोट करना, फिर इसको ज़रा चेंज करते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल होगी, कर लेते हैं सवाल को भी, उसको भी करवा देता हूँ। फिलहाल ज़रा चेंज कर लें, ऐसे ख्याल आ गया मुझे। चलो जी पहले इसी की बात कर लें फिर। 360 का कैश आया है आज, और वो कहता है जी काम जो है वो 40% इधर कंप्लीट हो गया और डिलीवरी इधर होनी है, ठीक है, और बकाया कैश जो है वो भी 40 रुपये का इधर ही पे होना है, ऐसा ही है। और बोलो अब ये कैश अगर आज आ गया है और डिलीवरी बाद में होनी है तो फिर आज लायबिलिटी है और उसका इंटरेस्ट बुक करते जाएंगे, और सेल को करेंगे फ्यूचर वैल्यू के ऊपर बुक, ठीक है ना। लेकिन इसने तो सिर्फ इस साल की बात की हुई है। चलो ये सवाल भी अब कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज फिर बाद में करते हैं, पहले असल सवाल से कर लीजिए, ठीक है, ये अच्छा सवाल है जी। कहानी समझ आ गई सारी। 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ है, 2 साल बाद ये शिप बननी है, और 90% पहले पैसे दे दिए उसने और बाकी वो बाद में देगा। अभी तक 150 रुपये की कॉस्ट लग चुकी है हमारी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 था, ये जो हमारा सोल्यूशन था ये पॉइंट 2 का था। अब जनाब पॉइंट 1 का सोल्यूशन शुरू हुआ चाहता है, लाहौर उसके गिरदो नवा में। तो वर्किंग नंबर 1 हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेल को पहले से निकाल के रख लेंगे। एक उसूल बताया था, अगर कैश पहले आ जाए और डिलीवरी बाद में हो तो सेल पहले अलग से निकाल लेनी है। वो एन्युटी की तरह से सर्विस की थी और गुड्स का तो सिंपल सा था, ठीक है। तो सेल की फिगर पहले निकाल लें जी। 360 जो है ये आज आया है 1.15 रेज़ टू पावर प्लस 2 करेंगे, लेकिन जो 40 है 40 वो तो उसी दिन पड़ा हुआ है ना, उसकी फ्यूचर वैल्यू मज़ीद ना निकाल लेना। उसने कहा 360 अभी ले रहे हैं, 40 रुपये उस दिन, मतलब 10% अपॉन डिलीवरी देना है ना, तो 40 रुपये तो उसी दिन की वैल्यू के ऊपर ही पड़ा, 40 रुपये तो वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो कितना आता है जी टोटल, 516। ये कौन सा सिनेरियो हमने जो बनाए थे, चलो जो भी है, आई थिंक सिनेरियो 2 बन रहा है। ये सिनेरियो 2 था, आई थिंक सिनेरियो 2 था, पहले कैश फिर गुड्स, बस इसके अंदर थोड़ा 40% आ गया। 3 सिनेरियोस है ना गुड्स वाले, जिसमें तीसरा सबसे सिंपल था, और अगले 2 सिनेरियोस सर्विस वाले, ठीक है ना। तो ये पहले कैटेगरी का गुड्स वाला है, लेकिन पहले कैश और फिर गुड्स वाला है, लेकिन थोड़ी सी फनकारी क्या आ गई, जो 10% उसने बाद में पे करना था, ठीक है। उसके बाद दूसरी वर्किंग करेंगे हम अपनी मशहूर ज़माना, डेट, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंटिंग वाली, वो इंटरेस्ट वगैरह तो बुक करना है ना जी, डिस्क्रिप्शन और कैश पहले आया है, लायबिलिटी जी बच्चों। 1 जनवरी 2022 पर आपने कैश ले लिया इनसे, कितना, 360। 31 दिसंबर 22 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे 360 का 15%, 54 रुपये, और कुछ हिस्सा वगैरह आ भी गया है क्रूज़ का थोड़ा बहुत बन के, सर्विस में होता था साथ साथ रेवेन्यू बुक होता था, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्रूज़ तो एक ही बार आनी है। तो 54 रुपये का बस इंटरेस्ट बुक होगा और कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 414। उसके बाद 31 दिसंबर 22 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस अब बुक होगा 414 का 15%, कितना, 62, लेकिन अब कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देंगे, वो क्रूज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। और हम 31 दिसंबर 2022 पर जो सेल बुक करेंगे वो हमने पहले से निकाल कर रखी हुई थी 516 की, होता है 0। हाँ कैश भी आना है, ओके ओके, एक मिनट, थोड़ी सी जगह और बना लें, मैं देखा पूरा हो जाएगा, लेकिन कैश भी तो है। तो 62 ये हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर के ऊपर मज़ीद कैश इन्होंने लेना है, ठीक है जी, 40 का। पहले ये लायबिलिटी बनी हुई थी ना इनकी, अब ये 40 भी लेकर मज़ीद लायबिलिटी इनकी बढ़ गई है। लायबिलिटी क्या है, टू डिलीवर क्रूज़ शिप, तो ये 40 भी तो उसी लायबिलिटी का हिस्सा बनना है ना, क्रूज़ के पैसे लिए ना, ये क्रूज़ के पैसे लायबिलिटी बने हुए थे, ये 40 मज़ीद उसमें ऐड हो गए और अब क्रूज़ डिलीवर कर दें जी। कितना, 516, ये हमने
सेल बुक कर ली। ठीक है जी। अब इसकी एंट्रीज हैं, मैं फटाफट बोल देता हूँ। बल्कि लिख ही देता हूँ, फिर आपने पिक्चर ले लेनी है इसकी। जी बच्चों, 1 जनवरी 2022 पर, 2022 का साल है, फॉर द ईयर एंडेड 2022, 31 दिसंबर 2022। मतलब जो मैं सोचता हूँ ना यार ये नहीं करूँगा, वो सवाल फिर करते करते मैं बढ़ता जाता हूँ, ये चक्कर चल रहा है असल में जी। 1 जनवरी 2022 पर कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 360 से। ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर 22 पर जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से जी? 54 से। अब उसने सिर्फ इस साल की एंट्रीज मांगी हुई है, ऐसा ही है? बोलो, अब बोलो तो बस एक और एंट्री कर लो जो मैंने आपको बताई थी 150 की इन्वेंट्री वाली, उसके आगे तो सिर्फ वर्किंग आपको करके दिखाई है कि जी ये वर्किंग होनी थी। ठीक है, तो इसको आप कर दो इन्वेंट्री डेबिट, और इन्होंने खर्चा कर लिया अभी तक क्रूज़ के ऊपर 150 रुपये। हाँ, इसको इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं ना आप। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2022 का पीएनएल बनाऊं तो पीएनएल के अंदर रेवेन्यू कितना आएगा? 0, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी कितना आएगा? 0। याद आ रहा है कुशान वाला सवाल पार्ट बी? और बैलेंस शीट के अंदर ये 150 की इन्वेंट्री नज़र आ रही होगी, क्योंकि तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई। रेवेन्यू इसका इन टाइम रिकॉर्ड होना है और वो टाइम अगले साल का आखिरी दिन है, इसलिए कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए ये परसेंटेज धोखे के लिए थी। इस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ने सिर्फ लगना था। अब आपने तो एक सवाल कर दिया, लेकिन अब मुझे तो सवाल करवाने की पड़ गई कि हाँ यार ये बात तो बड़ी अहम, अच्छा सवाल था। ठीक है जी बच्चों, ये पॉइंट 1 भी हो गया। 3 रहता है, 3 हो गया। अच्छा, हैं? हाँ कर लो, वो भी एडिशन कर लो। अगर आप लोगों के सवाल में लिखा होता मिसाल के तौर पे सेकंड पॉइंट विद चेंज, अगर वो सवाल में यूँ लिख देता ना शांत दस दो मैनू बीएल को बेचा है ना, तो एंड वाली लाइन ये लिखी होती, डिस्पाइट वाली लाइन की बजाय ये चेंज मैं करने लगा। ठीक है ना जी? क्या विद चेंज, डिस्पाइट वाली लाइन की बजाय अंग्रेजी चेक करो, कहीं अंग्रेजी कहीं ये लिखा होता। क्या लिखा होता? बीएल ना नाम उसका, बीएल हैज परचेज्ड 2 more बोट्स ऑन 28 दिसंबर 2022। तो फिर क्या होता? फिर ये वाली एंट्री ना होती। ठीक है, फिर ये वाली एंट्री ना होती, बल्कि पहली एंट्री हम करते सेल की। क्या करते जी? तो एंट्री क्या हो जाती जी? ये इसकी वजह से, ये समझ आई है बात की, ये एंट्री हो जाती, इसकी एंट्री बननी थी जी 28 दिसंबर को। हाँ जी रिसीवेबल, लेकिन अब वाला रिसीवेबल कितने का बनाना है उसका? अब वो बिल ही भाई 50 का नहीं लेगा। ठीक है, अब वो इतना अच्छा नहीं है, 2 बोर्ड्स का अब 48 का बिल लेगा। अब तो बिल के ऊपर ही लिखना पड़ेगा 96। ठीक है जी, और रेवेन्यू बुक करोगे, वो तो पहले ही आप बुक कर रहे थे इसी तरह से 2 × 48 96। ठीक है बेटा, सही है। और उसके बाद 28 दिसंबर को एक और काम करना पड़ना था आपको, रिफंड। आपको एक लाइबिलिटी आपने बुक कर रखी थी, आपको याद हो अगर तो, वो लाइबिलिटी ये जो 10 रुपये की थी, जो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई है आपको, ये लाइबिलिटी तो फिर भी डेबिट हो जानी है, क्योंकि आपने अब जो करना था वो कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट कर देंगे 10 से। अब या कैश दे दें
या रिसीवेबल को कम कर लें, क्योंकि कैश सवाल ने दिया नहीं होता, कैश तो नहीं ना दिया, कहीं लिखा हुआ सवाल, वैसे तो सवाल ही मैंने खुद बनाया, मेरे सवाल में भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ कैश है, बल्कि यही लिखा हुआ है जो बात थी ना, यहाँ सिर्फ डिस्पाइट की, डिस्पाइट FLX ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बल्कि यूँ लिखा हुआ है कि इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया 28 दिसंबर को, 2 और बोट्स खरीद ली हैं, और इसके पैसे तो पिछली वाले के भी दिसंबर अगले साल दे रहा था, ऐसा ही है ना, तो ये वाले भी अगले साल ही आएंगे, ये मैंने सवाल में बोल दिया आपको, सवाल ने लिखा हुआ है, ना भी लिखा हो तो कैश नहीं होगा तो खुद से नहीं लिख लेना, तो इसको क्या कर देंगे आप क्रेडिट फिर रिसीवेबल्स, जो उसका रिसीवेबल है ये भी है, इससे पहले वाला भी था ये भी है, तो रिसीवेबल तो पड़ा हुआ उसकी तरफ, तो उस रिसीवेबल को थोड़ा सा कम कर लें आप, घर से वो जब आएगा तो ये 10 रुपये कम लेके आएगा, ठीक है, ये जी विद चेंज, ओके। असल सवाल ब्लैक में है और चेंज मैंने लाल कर दिया, और ये है पास पेपर कौन सा जी, पास पेपर 14 चल रहा है, हूँ यदि जान छड़ ना देइए की कहते हो, अच्छा जी, अब मैंने थोड़ी सी डिस्टिंक्ट की बात तो करनी है, लेकिन उससे पहले मेरा दिल है कि कुछ क्वेश्चंस आप ले लें, क्योंकि अब मैं क्लास एंड करने लगा हूँ, छुट्टी का टाइम मेरी करीब हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, हो गए तो अच्छी बात है, ना हुए तो मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह कल आते साथ ही, ठीक है। पास पेपर 13 ज़रा देखें, मैंने ये करवाना है आपको, बहुत ज़बरदस्त सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रोम्बस लिमिटेड। उसके बाद पास पेपर 12 देखें, एक्साइटमेंट लिमिटेड, और मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए ताकि इस काबिल हो जाए, लड़ाई के काबिल तो हो जाए। चलिए ठीक है जी, ये 2 सवाल जो मैंने बोले कौन कौन से, पास पेपर 12 और 13, ये अब आपने ट्राई करने हैं, जैसे भी हो, समझ आए ना आए, ठीक है, लेकिन कोई 5-10 मिनट मेरी ज़रा बात सुन ली, ठीक है, जब तक मुझे अब फाइनल वाला मैसेज नहीं आता कि हम बाहर आ जाओ, तो तब तक मैं आपको थोड़ी सी तैयारी कराता हूँ इसकी ये डिस्टिंक्ट की, ठीक है। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने जाकर कि आपने चाय की पत्ती, चीनी, दूध अलग अलग दुकानदार से लिया, उसने शॉपर में डाल के आपको दिया, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसके अंदर 3 जिम्मेदारियां हैं सेलर पर, ठीक है, चीनी, पत्ती, दूध, ठीक है। आप स्टोर पे गए, आपने से कहा कि मुझे टमाटर दो, प्याज दो, मुझे बर्गर बन दो, मुझे सारा सामान दो, ओलिव्स दो, किसके, बर्गर बनाने के लिए। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये एक तो अपनी ज़ात के एतबार से भी अलग अलग हैं, ज़ात के एतबार से अलग होने की निशानी क्या स्टैंडर्ड बताता है, स्टैंडर्ड कहता है जी एक तो इनसे कस्टमर अलग फ़ायदा ले सके, और एक निशानी ये कि नॉर्मली सेलर्स इनको अलग अलग बेचते हैं, ठीक है। अलग अलग बेचने का मतलब टमाटर कहीं से भी मिल रहे हैं, प्याज कहीं से भी मिल रहे हैं, ब्रेड कहीं से भी मिल रही है, चीनी कहीं से भी मिल रही है, पत्ती कहीं से भी मिल रही है, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर बेच रहे हैं, ये निशानी है इसकी कि ये अलग अलग इस्तेमाल होने के काबिल चीज़ है, तभी है, तभी ना, ठीक है। तो गुड्स डिस्टिंक्ट कब होती हैं, जब अपनी ज़ात के एतबार से भी वो अलग अलग हैं और
सेलर ने उनको कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग बेचा है। टमाटर, प्याज, ब्रेड। आमिर भाई ठीक है, घर लेके जाने टमाटर प्याज जी। टमाटर, प्याज, ब्रेड, पैटीज, सब कुछ ये अलग अलग डिस्टिंक्ट ये गुड्स हैं, बोलो। और कस्टमर ने सेलर ने इनको शॉपर में अलग अलग ही डाल के आपको दिया है। तो इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में इस सेलर की ये 4 अलग अलग जिम्मेदारी हैं, 3 अलग अलग जिम्मेदारी हैं, चीनी, पत्ती, दूध। लेकिन अगर आप इसी स्टोर पे जाएं, बड़े बड़े स्टोर होते हैं ना, इन पे वो लाइव बर्गर बना के दे रहे हैं, सैंडविच, तो आपने कहा यार एक सैंडविच बना दो। अब उसने वो ब्रेड वही निकाली, उसको गर्म किया, उस पर उसने जो है वो चिकन बिछाया, उसमें मुँह में पानी आ रहा है जी, उस पर जो है वो टमाटर बिछाया, सॉसेजेस डाले, उसको गर्म किया और गर्म करके आपके हाथ में दे दिया। अब ये सारी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं जी। लेकिन क्या कस्टमर ने इनको अलग अलग ही बेचा आपको? इसने तो इकट्ठा कर दिया। अब ऐसे इकट्ठा किया कि अलग करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा आसान कॉफ़ी चाय से समझ आएगी, ठीक है। आप एक चाय वाले होटल पे चले गए, एक कॉफ़ी वाली दुकान पे चले गए और वहाँ पे जाके आपने 1 कप कॉफ़ी या 1 कप चाय का ऑर्डर कर दिया। अब उस चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? चीनी है, पत्ती है, दूध है, ये गुड्स डिस्टिंक्ट थी। लेकिन क्या आपको सेलर ने, खोखे वाले ने, कॉफ़ी की दुकान वाले ने क्या आपको ये कहा था कि मैं आपको चीनी बेचूंगा, पत्ती बेचूंगा, दूध बेचूंगा या कॉफ़ी बीन्स बेचूंगा? उसने क्या कहा था? आपको 1 कप कॉफ़ी का बेचूंगा। तो ये चीज़ें अलग अलग डिस्टिंक्ट तो थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कंबाइन हो गई। ये डिफरेंट चीज़ें कंबाइन होकर एक आउटपुट बन गई। तो पहली मिसाल में जब प्याज, टमाटर वगैरह अलग अलग शॉपर में लेकर निकले आप, तो इस सेलर के जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3-4 ऑब्लिगेशन अलग अलग थी। लेकिन जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने इसी सेलर से जाकर कर लिया और आपने उससे सैंडविच बनवा लिया, तो अब ये सैंडविच जो है ये अपनी ज़ात के एतबार से तो गुड्स अलग अलग थी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन गई है टू डिलीवर सैंडविच। चाय की पत्ती, चीनी, दूध ये अलग अलग डिस्टिंक्ट गुड्स थी, लेकिन चाय के होटल वाले ने इनको ऐसे कंबाइन किया कि ये डिफरेंट इनपुट्स मिलकर एक आउटपुट बन गई। और अब इसने जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एक चाय का कप देने का किया है, तो इसकी एक ऑब्लिगेशन बन गई, ठीक है, एक चाय का कप। अब ये वाली बात जरा यहां से पढ़ते हैं। इधर देखें जी, जनवरी 20 पर आप मैकडोनल्ड गए और आपने ऑर्डर किया फिश बर्गर, फ्राइज, बॉटल। ये नॉर्मली इन प्राइस पे बिकते हैं। ड्यू टू प्रमोशनल पैकेज लम्प सम प्राइस चार्ज टू यू, ये उन्होंने एक पैकेज बनाकर दे दिया। मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट तो चलो एक ही है, इसकी ऑब्लिगेशंस कितनी है? 3 है, क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं देखा आपने कि उसने आपको फिश बर्गर के अंदर ही फ्राइज डाल के फिर उसको ऐसे ऐसे मरोड़ तोड़ के उसको बोतल के अंदर मिक्स करके दे दिया, उसने कहा जी ये देखो ये हमारा, ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक है, लेकिन इसकी ऑब्लिगेशंस 3 अलग अलग हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, कॉफ़ी टी एंड कंपनी सोल्ड अ लार्ज कप ऑफ कैपुचिनो कॉफ़ी इंक्लूडिंग कॉफ़ी बीन्स, मिल्क, शुगर, इसमें जी सब कुछ था, टू मिस्टर इंजमाम जी। इंजी भाई को इन्होंने 1 कप कॉफ़ी का बेचा। अब इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसका है? उसने क्या कहा है? उसने क्या कहा, मैं कॉफ़ी बीन्स, मिल्क और शुगर दूंगा इंजी भाई आपको? नहीं, उन्होंने कहा हम कॉफ़ी का कप देंगे। तो यहाँ पर सेलर की एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और वो क्या है? टू डिलीवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ही पीओ। 3, मैकडोनल्ड ने एक बर्गर बेचा है जिसके अंदर बन, चिकन, अनियन, केचप, ओलिव्स हैं वसीम अकरम को। अब ऑब्लिगेशन एक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है, टू डिलीवर आ बर्गर। उसके अंदर जो गुड्स हैं ये ऑन देयर ओन तो डिस्टिंक्ट थी, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अब डिस्टिंक्ट नहीं रही, क्योंकि सेलर ने डिफरेंट इनपुट्स को मिलाकर एक कंबाइंड आउटपुट बना दिया। शाहिद अफरीदी कंस्ट्रक्शन करता है, वो बिल्ड कर रहा है एक हॉस्पिटल फॉर अ कस्टमर, और उसने कस्टमर को कहा है, शाहिद अफरीदी ने, the entity is responsible for the overall management of project and identifies various promised goods and services including engineering, site clearance, foundation, procurement, construction of structure, piping, wiring, installation, equipment and finishing.
हाँ जी, ये सारे काम, इसकी कितनी ऑब्लिगेशंस बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों? ओ, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो फिर ये एक हॉस्पिटल बनाना है तो उसने ये सारे इनपुट्स को मिलाकर एक कंबाइंड आउटपुट बनाना है, तो इसकी ऑब्लिगेशन एक है। जब ये सेटिस्फाई हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करे। हाँ, वो अलग बात है कि वो फिर अभी सिर्फ क्या बात हुई, पीओस कितनी है, फिर वो पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम भी तो हो जाती है। पीओ आहिस्ता आहिस्ता वो 3 असूल अलग लगेंगे। फिलहाल तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, नंबर 5 को अभी छोड़े। 6, एक्सप्लेन वेदर द, अच्छा, रैड बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर एंड प्रॉमिस टू द कस्टमर टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटीरियल। ईंटें वो लाएंगे, सिंक फ्लश वो लाएंगे, बिजली वगैरह वो लाएंगे, बंदे भी वही लाएंगे। उन्होंने आपको कंस्ट्रक्ट करके देना है एक एडिशनल बाथरूम। तो ये सारे इनपुट्स मिलकर बर्गर बन रहा है। अब यहां पे कहता है वो एक्सप्लेन करो द गुड्स एंड सर्विसेज कंटेन कॉन्ट्रैक्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। जी, डिस्टिंक्ट हैं तो कैपेबल तो हैं बीइंग डिस्टिंक्ट, ठीक है, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हैं? नहीं। तो कितनी ऑब्लिगेशंस बनी? एक। और अगर पॉइंट डी में कहता है अगर गुड सर्विसेज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो थी उसके साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि एक और काम भी कर दें जी, गटर भी हमारे ख़राब हों वो भी सही कर जाए, तो फिर वो अलग था, ये फिर भी एक नहीं बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम एंड रिपेयर टू गटर आर हाईली इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस, कस्टमर कैन बेनिफिट। तो यहाँ पे पीओस 2 हो जाएंगे, लेकिन पहली बाथरूम की अलग और दूसरी गटर की अलग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ने ये बात यहाँ पे करने की कोशिश की है, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना अब इसको पढ़ेंगे आप। ठीक है, कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बारे में कहता है किसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो या तो गुड सर्विस की होगी या सीज ऑफ गुड सर्विस की। कब डिस्टिंक्ट, हाँ ये बताना है। ये डिस्टिंक्ट होने की निशानी क्या है? कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस ऑन देयर ओन और टुगेदर विद अदर सोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप प्याज टमाटर तो अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कीबोर्ड की बात करें, भाई बाहर से ना वो गाड़ी से लेकर कप उसमें चाय तो भरवा दे जरा जल्दी से जी। अगर कीबोर्ड है तो क्या कीबोर्ड हम अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं? कीबोर्ड हम अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको मैं अपने इस लैपटॉप के साथ अटैच कर दूं तो इस्तेमाल हो जाता है। तो ये भी डिस्टिंक्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने क्या कहा है? स्टैंडर्ड ने कहा है कि गुड सर्विस डिस्टिंक्ट है अगर कस्टमर बेनिफिट उठा ले उससे ऑन इट्स ओन या दूसरे रिसोर्सेज के साथ जो उसके पास रेडिली अवेलेबल है उनके साथ मिलाकर वो फ़ायदा उठा ले। ठीक है, और वो एंटिटीज प्रॉमिस जो है वो ट्रांसफर गुड्स सर्विस का वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेज है और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये अलग हो। ठीक है, चलें अब इसको मैं आगे मजीद पढ़ाऊंगा, ये तफसील से पढ़ने वाली चीज़ है। ठीक है, मैं भी यहीं पर इसको एंड करता हूँ। 2 सवाल होमवर्क में दिए हैं, वो आपने ट्राई करने, कल की क्लास का टाइम आपको मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। पास पेपर 13 और 12 और 13। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।